हमारा टॉपिक है वो है G6PD डेफिशिएंसी। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। अब हम ये इसके अंदर ये देखना है कि पहले तो G6PD का रोल क्या है। तो G6PD एक एंजाइम है, ये बेसिकली HMP शंट पाथवे होता है, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। बट इसके अंदर हमें ये बस थोड़े से स्टेप्स जानने हैं कि मतलब इसके वजह से एनीमिया क्यों हो रहा है, आरबीसी क्यों टूट रहे हैं, तो ये हमें देखना है। सबसे पहले तो ये पता होगा कि जो ग्लूटाथायोन है ना, लाइक सॉरी, जो G6 मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारे पास होता है, HMP शंट पाथवे होता है, बस इसका एक दो स्टेप हम देखेंगे। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में ये कन्वर्ट होता है। अब इसके प्रोसेस में यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है, यहाँ पर हमें एंजाइम चाहिए होता है G6PD। ये एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा NADP है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन जो NADP है वो कन्वर्ट होगा NADPH में, और ये जो NADPH है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये जो हमारा जो बॉडी के अंदर जो ग्लूटाथायोन है ना, ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ग्लूटाथायोन की, उसको कन्वर्ट करता है रिड्यूस फॉर्म में। इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब हमें NADPH चाहिए रिड्यूस करने के लिए ग्लूटाथायोन को, सही। और इधर कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, यहाँ होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं हम ग्लूटाथायोन को, तो सिंपल है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम, ये चाहिए होता है यहाँ पर। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो NADPH है ना, वो चेंज जाते हैं इनटू NADPH, सही है। तो हमें सबसे पहले समझ आया कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, जिसकी प्रेजेंस में G6PD, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो यहाँ चाहिए होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, NADP कन्वर्ट हुआ NADPH में, और ये NADPH ने क्या किया, जो ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज फॉर्म था उसको कन्वर्ट किया रिड्यूस फॉर्म में। और ये जो रिड्यूस फॉर्म की ग्लूटाथायोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन है या फिर कोई भी आप ऐसी ड्रग लेते हो, जैसे इसमें ज़्यादातर मोस्टली ना एंटी मलेरियल एग्जाम्पल में हमने ले लिया, और भी बहुत सारी ड्रग्स हो सकती है, जैसे सल्फोनामाइड है, प्रीमाक्विन है, मिथाइलिन ब्लू डाई है, तो ये एंटी मलेरियल ड्रग्स, मैंने इसमें से एक एग्जाम्पल ली है एंटी मलेरियल। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक एग्जाम्पल आती है सेवाग्लू। ये क्या होता है कि इनकी वजह से ना बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रेडिकल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये फ्री रेडिकल है, ये खत्म करने के लिए जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है वो चाहिए होता है। अगर ये इसको खत्म नहीं करेंगे ना हमारी बॉडी से हाइड्रोजन परऑक्साइड को, तो बॉडी के अंदर ये हमारे आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन क्या करता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर के अंदर, सही है। तो ग्लूटाथायोन इस चक्कर में क्या हो जाता है, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सही है। और फिर जब ये, और हमारे पास जो फ्री रेडिकल है, इसको ये हमारे पास उस तरह के कंपाउंड में चेंज कर देता है जो हमारी बॉडी को डैमेज ना करे। तो ये इसीलिए चाहिए होता है रिड्यूस ग्लूटाथायोन। अगर हमारे पास क्या होगा कि G6PD नहीं होगा, तो हमारे पास ये एंजाइम होगा तो NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं होगा तो हमारे पास रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं होगा। जब रिड्यूस नहीं होगा ग्लूटाथायोन, तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स, कभी भी इन्फेक्शन या ड्रग्स या कोई भी आपकी बॉडी किसी भी रीजन की वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो अक्यूमुलेट होंगे, वो हमारे नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेंगे। अब करते क्या है, जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये करते ये है कि जो आपकी नॉर्मल आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है ना, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो हमारे आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर ग्लोबिन चेन होती है प्रोटीन, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक चेंज जाता है इनटू मतलब एक छोटी छोटी बॉडी, जिसे कहते हैं हम ह्यूज बॉडी, और ये ह्यूज बॉडी बन जाती है। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन है, जो किसकी वजह से हुआ, फ्री रेडिकल की वजह से। अब जब भी और क्या करते हैं, फ्री रेडिकल आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, सर्कुलेशन में आरबीसी को तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इंट्रावास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ही सर्कुलेशन में हमारे आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे। जब आरबीसी टूटेंगे तो उसके अंदर से क्या रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या होगा, ब्लड में जमा हो जाएगा,
और फिर क्या होगा कि ये यूरिन में आएगा तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, सही है। और ये जब जब हमारे पास जब यूरिन में हीमोग्लोबिन आना शुरू होता है, किडनी से फिल्टर होता है, तो साथ साथ किडनी भी डैमेज शुरू हो जाती है होना। तो आरबीसी टूट रहा है तो जाहिर सी बात है आरबीसी का काउंट ब्लड में कम होगा, सही है। यूरिन में आपके पास क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही है क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल जो उसके आरबीसी के मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, डीनेचर करते हैं ह्यूमन बॉडी। अब ये जब आरबीसी क्या होते हैं, जब स्प्लीन में जाते हैं ना तो स्प्लीन भी इनको तोड़ना शुरू करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्प्लीन यानी जब मैक्रोफेजेज है ना, तो ये जो ह्यूमन बॉडी को खाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ पार्ट खा लेते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि है ना, थोड़ा सा पार्ट खा लेते हैं, तो इस तरह से जो सेल्स बच जाते हैं ना, इसको कहते हैं बाइट सेल्स। ये हमारे बाइसेप। और कुछ आरबीसीज हमारे पास स्प्लीन में भी टूटते हैं तो एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी होती है, मतलब स्प्लीन के अंदर भी आरबीसीज टूट रहे हैं। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी होती है और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। इसमें क्या होता है, ह्यूज बॉडीज होती है, बाइट सेल्स होते हैं। ये ह्यूज बॉडी को एक स्पेशल स्टेन से देखा जाता है पेरिफेरल स्लेयर के अंदर, सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन चाहिए होती है इसको स्टेन करने के लिए, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसे ये नॉर्मल स्टेन से नहीं दिखेगा, सुप्रावाइटल स्टेन किया जाता है। तो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी हो गई, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस भी हो गई। अब क्या होगा कि जब एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगी तो हमारे पास या इंट्रावास्कुलर, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, वो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, सही है। जब जब कभी भी इनकी बॉडी में इन्फेक्शन या कोई भी आपने मेडिसिन यूज किया, डिस्पेवाबीन यूज किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, उनके आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, ब्लड में इनके अंदर एनीमिया होगा, एचबी कम हो जाएगा। और क्या होता है, न्यू आरबीसी की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, मतलब बोन मैरो हमारे पास बॉडी में कंपनसेशन शुरू होगी, तो रेटिकुलोसाइट्स का काउंट बढ़ जाएगा। उसके अलावा क्या होगा कि एचबी कम हो गया, आरबीसी कम हो गया, यूरिन में हीमोग्लोबिन आ गया, हीम बॉडीज बनी, बाइट सेल्स आपको मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना भूल गई, ये कंडीशन क्या है, हेरिडिटरी है, और ये सॉरी एक्स लिंक्ड होती है, तो इसलिए मेल्स के अंदर ये ज़्यादा मतलब ये मेल से ज़्यादा अफेक्ट करती है, फीमेल्स कैरियर होती है, एक्स लिंक्ड रिसेप्टर है ये। तो इसीलिए हमें एंजाइम चाहिए होता है ताकि हम बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सकें। जब जब इनके अंदर ये प्रॉब्लम होगी तब तक इनके आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे। इस टॉपिक के अंदर बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है आपको वो पसंद आई होंगी।